Today we are going to study class 8th science first chapter crop production and management. What do you mean by crop production? ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप्स वो जो हम लोग अपना फूड यूज़ करते हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, उन सबको क्रॉप्स कहा जाता है. उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़. इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, यहाँ सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी हमें रियर करना है ह्यूमन यूज़ के लिए, और उस चीज़ को उसको हम टर्म करते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सॉइल मैनेजमेंट. सबसे पहले सॉइल मैनेजमेंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फिर बारी आती है क्रॉप फार्मिंग की. तो द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप. पहले तो तैयारी करनी है, सॉइल प्रिपरेशन करनी है, फिर उसमें ग्रो करना है. जब ग्रो करके वो पक जाता है तब उसे हार्वेस्ट करना होता है. फिर आती है बारी हॉर्टिकल्चर की. हॉर्टिकल्चर क्या है? द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स. क्रॉप प्लांट्स अलग हैं और ये हमारे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है. ठीक है, बारी आती फिर एनिमल हस्बेंड्री की. द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग पोल्ट्री. ब्रीड करना और उनको रेज करना, लाइव स्टॉक सारे एनिमल्स जो हमें किसी न किसी रूप में यूज़फुल हैं, और इसमें पोल्ट्री भी आ जाता है. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहले अब यहाँ हम देखें कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं. ठीक है, किस तरह से डेवलप हुआ? तो हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस थे, हमारे एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से हमने लर्न किया कि कैसे हम बेटर क्वालिटी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं और यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम मोर एंड मोर क्रॉप्स सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करने के लिए काम करने लगे. द कंडीशंस दैट वर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ. और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें हेल्दी क्रॉप मिल सके? अब क्रॉप ग्रो करना है तो वाटर की भी बात आएगी, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर रेनफॉल फेड है. लेकिन जहाँ रेनफॉल प्रॉपर नहीं है वहाँ हमें इरिगेशन यानी आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे डैम्स, कैनल्स, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए. फिर टूल्स, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, कंबाइन, हार्वेस्टर, ये सारी मशीन्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं. पहले सारे काम मैन्युअली हुआ करते थे, हाथों से किए जाते थे, लेकिन आज हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और क्रॉप तभी बढ़िया होगा जब गुड वैरायटी ऑफ सीड्स होंगे आपके पास. और फिर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और पेस्टिसाइड्स वो हैं जो इंसेक्ट्स और दूसरे पेस्ट वगैरह होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेस्ट कर देते हैं या उनको डिजीज़ करते हैं, उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. अब क्रॉप्स का क्या क्लासिफिकेशन बताया गया कि द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज़ नोन एज फील्ड. तो ये फील्ड है ना, जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड आर नोन एज क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप्स. ठीक है, तो अब क्रॉप्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसके हिसाब से देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस. और सब कॉमन क्रॉप्स जो दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं एक बार टेबल को. सीरियल्स. तो सीरियल्स में क्या आता है? वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा. पल्सेस, ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा हो जाएगा. रूट एंड ट्यूबर क्रॉप. तो स्वीट पोटैटो, टैपियोका एंड पोटैटो. ठीक है, ऑयल सीड्स क्रॉप्स की बात करें तो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा आ जाएगा. शुगर क्रॉप तो शुगर केन एंड शुगर बीट की बात करते हैं. फिर बारी आती है प्लांटेशन क्रॉप. तो प्लांटेशन क्रॉप में आता है आपका कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन एंड कोकोनट प्लांटेशन. फाइबर, क्लोथ्स के लिए भी तो चाहिए हमें, तो फाइबर क्रॉप्स जो है हमारे हैं जूट एंड कॉटन. ठीक है, क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन सीजन ऑल्सो. तो सबसे पहले बात करेंगे खारीफ क्रॉप. ये वो क्रॉप्स हैं जिनको समर में ग्रो किया जाता है बिटवीन जून एंड जुलाई, और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर और अक्टूबर में. और कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं इस समय? राइस, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन एंड पल्सेस एक्सेट्रा. फिर आते हैं रबी क्रॉप्स. विंटर में ग्रो किए जाते हैं बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, और इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है बाय द मंथ ऑफ मार्च और
अप्रैल, और यहाँ पर ग्रो होता है वीट, पीज, मस्टर्ड, पोटैटो एक्सेट्रा। अब बारी आती है क्रॉप्स बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो किस तरह से लाइफ साइकिल की बात करें कि साल में एक बार या एक ही सीज़न में प्रोड्यूस मिलता हो, या 2 साल लगते हों उसको, या फिर अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको अपन देखते हैं। एनुअल, तो 1 ग्रोइंग सीजन टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, एक ही ग्रोइंग सीजन में एक ही बार हमें उससे प्रोड्यूस मिलेगा। वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं। बायएनियल, 2 ग्रोइंग सीजन्स चाहिए इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट ईयर में प्लांट स्टोर करते हैं सिर्फ फूड इन देयर रूट्स, और उसे यूज़ करते हैं द स्टोर्ड एनर्जी टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स इन द नेक्स्ट ईयर। पेरिनियल प्लांट्स की बात करें, टेक मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन्स एंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सीड्स ना। एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, गुआवा, ये सब जो है एक बार हमने प्लांट्स लगा लिए तो हमें सालों साल इनसे फ्रूट्स मिलते रहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है एग्रीकल्चर के लिए। द टास्क दैट अ फार्मर कैरीज आउट टू कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और दे आर, सबसे पहले फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, फिर आती है बारी मैन्योरिंग की, फिर इरिगेशन, फिर वीडिंग, द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग एंड स्टोरेज। अब एक एक करके हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्या किया जाता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है कल्टीवेशन के लिए बाय प्लोइंग एंड लेवलिंग। प्लोइंग क्या होता है, आपने देखा है कि पहले ऑक्सेस यूज़ करते थे फार्मर्स, और उसमें एक प्लाव लगा रहता था जिससे वो सॉइल को प्लाव करते थे, लेकिन आजकल ये काम ट्रैक्टर्स वगैरह से किया जाता है। प्लाइंग करने से क्या फ़ायदा होता है, सॉइल लूज़ हो जाती है और रूट्स को ब्रीथ करने में ईजी हो जाता है। हेल्प्स रूट्स टू ग्रो डीपर इनटू द सॉइल। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, जो भी चीज़ हम केमिकल्स डालते हैं या मैन्योर डालते हैं वो अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होगी। एनकरेजेस ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया एक्सेट्रा टू इंक्रीज इन नंबर, एंड दीज आर हेल्पफुल टू द फार्मर। फिर हमने जब प्लोइंग कर ली उसके बाद लेवल करना क्यों सॉइल को ज़रूरी है, क्योंकि लेवलिंग करने से सॉइल एकदम एक लेवल में हो जाएगी, तो उससे हमें इरिगेशन में भी फ़ायदा होगा, और विंड और वाटर से सॉइल भी हमारी उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएगी। लेवलिंग की जाती है वुडन या फिर आयरन लेवलर से। लूज सॉइल को इरोड होने से बचाता है विंड एंड वाटर से, और यूनिफॉर्म इरिगेशन होने में मदद करता है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब अगर हम वीक क्वालिटी के सीड्स यूज़ करेंगे तो हमारी क्रॉप भी अच्छे से नहीं होगी, तो हमें सीड्स कैसे चाहिए, गुड क्वालिटी के, हेल्दी और इन्फेक्शन से फ्री चाहिए, तभी हमें एक हेल्दी क्रॉप मिलेगा। केयर टू बी टेकन वाइल सोइंग, क्या क्या केयर्स लेनी है। सीड्स मस्ट बी प्लांटेड एट द करेक्ट डेप्थ, अगर हमने उसको ज़्यादा गहराई में डाल दिए तो प्लांट को ऊपर आने के लिए, है ना, सीडलिंग को ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो नहीं आ पाती, सीड प्लांट ख़त्म हो जाता है। और अगर हमने बहुत ऊपर ही सीड्स डाल दिए तो क्या होगा, बर्ड्स उन सीड्स को खा जाएंगे। ठीक है, द सॉइल शुड हैव राइट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट। तो राइट अमाउंट ऑफ वाटर, ना बहुत ज़्यादा डालना है पानी, ना बहुत कम डालना है, सीड्स गीले होकर के जर्मिनेट कर सकें उतना अमाउंट ऑफ वाटर डालना चाहिए। सीड्स शुड बी प्लांटेड एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये है कि एक ही जगह सारे सीड्स नहीं डालने हैं, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सीड्स को डाला जाना चाहिए ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। सीड्स किस तरह से डाले जाते हैं, दे आर सोन मैनुअली बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। मैनुअली तो हम सिर्फ ऐसे छिड़काव कर दें सीड्स का, लेकिन सीड ड्रिल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे क्या होता है कि प्रॉपर डेप्थ पे प्लस प्रॉपर इंटरवल पर सीड्स डाले जा सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर द सॉइल सरफेस बाय हैंड। और सीड ड्रिल्स में क्या होता है, एक फनल शेप्ड ओपनिंग होती है जो कि एक लंबी ट्यूब से अटैच होती है, और फिर वो ट्यूब से वहाँ सीड्स जो हैं सॉइल में गिरते हैं। द ड्रिल डिपॉजिट्स द सीड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये बहुत एक्यूरेट मेथड है। क्या क्या ग्रो किया जा सकता है, अब ये तो हमने सिंपल वैसी बात की है कि भाई सीड्स किस तरह से डालते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को पहले नर्सरी में ग्रो किया
करना पड़ता है। जैसे टोमेटो, अनियन, चिली, राइस, ब्रिंजल, है ना, इनको एक जगह उगाया जाता है। फिर जब वो क्या बोलते हैं सीडलिंग्स बन जाते हैं या प्लांट्स छोटे छोटे बन जाते हैं, तब उन्हें फिर दूसरी जगह प्लांट किया जाता है और ये सीड्स तैयार किए जाते हैं नर्सरी में। आफ्टर दे जर्मिनेट एंड ग्रो टू सर्टेन हाइट, दे आर ट्रांसफर टू फील्ड, इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन। अब आपने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर कर ली, सीड्स भी डाल दिए, तो आपको मैन्योर डालने की ज़रूरत है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा मैन्योरिंग। प्लांट रिक्वायर सर्टेन मिनरल्स कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, तो कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को? 16 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। बारी आती है, फिर 2 ग्रुप हैं, कौन सा है? मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, और माइक्रो मीन्स दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए, जैसे कि आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जिंक एंड क्लोरीन। प्लांट ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? एयर से एंड वाटर से। हाइड्रोजन वाटर से मिलता है, और बाकी के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट लेता है सॉइल से। ठीक है, मैथड्स कौन कौन से हैं कल्टीवेशन के, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या कौन सा मेथड है कि यहाँ हम जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो जाते हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला मेथड है फैलोइंग। यहाँ पर क्या होता है, जो कल्टिवेबल लैंड होती है ना, उसको एक सीज़न के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, कुछ ग्रो नहीं करते। लेकिन हाई पॉपुलेशन है और ग्रेट डिमांड ऑफ ग्रेन्स है, तो इस मेथड को अब फॉलो नहीं किया जाता। दूसरा मेथड जो है वो है क्रॉप रोटेशन। इसको फॉलो किया जाता है। डिफरेंट क्रॉप्स यूज़ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो क्या किया जाता है कि मेन क्रॉप जैसे कि वीट और राइस है, उनको ग्रो किया जाता है। वो क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन यूज़ करते हैं सॉइल में से। लेकिन एक लेग्यूम है ना, हमारी दालें वगैरह, पीस वगैरह, ये सब है, जब इनको हम ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन के अलावा चीज़ों को यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सॉइल में यूजेबल फॉर्म में। तो हम ये कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन में, एक बार मेन क्रॉप और एक बार लेग्यूमिनियस क्रॉप को ग्रो करें, ताकि हमें नेचुरली ये हमारे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। बारी आती है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, है ना। तो ये मेथड है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक पैटर्न में सेम फील्ड ऑफ लैंड में ग्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे कॉटन है, ग्राउंडनट है। कॉटन का प्लांट क्या होता है, बड़ा होता है। ग्राउंडनट सिर्फ ग्राउंड पे ग्रो करता है। दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और दोनों ईजिली हमें देखने को मिल जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है? इन 2 वेज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड में हम यूज़ करते हैं एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डेड प्लांट्स एक्सेट्रा, और इनऑर्गेनिक मेथड में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं फैक्ट्रीज़ में। मैन्योर की बात करें तो मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक मैटर कंपोज्ड ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, और इसका एग्जाम्पल है कंपोस्ट। ठीक है, मैन्योर्स क्या होते हैं, इसमें लो क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट है, ठीक है, पर ये हार्मफुल नहीं है फॉर प्लांट्स अगर लार्ज क्वांटिटी में भी डाल दिए जाएं। डज नॉट डैमेज द सॉइल। ठीक है, अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया को भी डैमेज नहीं करता है। ये सब फार्मर के फ्रेंड्स हैं, प्लांट्स के फ्रेंड्स हैं, विच आर यूजफुल टू प्लांट एंड सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये बनाए गए हैं फैक्ट्रीज़ में। मेनली इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, NPK फर्टिलाइज़र इसका एग्जांपल है, पोटैश है, सुपर फॉस्फेट है। ये डिज़ोल्व तो क्विकली होता है, लेकिन ये सॉइल को अगर एक्सेस में डाला जाए तो नुकसान पहुंचा देता है ना। अब जब हमने फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए, सब कुछ है, तो 4th पॉइंट हमारा आता है इरिगेशन। ये है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स व्हेन नीडेड। इसके लिए रिवर्स, रिजर्वायर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स से वाटर को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है फील्ड में थ्रू पाइपलाइंस यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो पाइपलाइन से
इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर फील्ड्स में हमारे क्या प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, है ना। जो पानी अगर एक्सेस में है तो वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाटर लॉगिंग होगी, मतलब वाटर फील्ड में रुकेगा और इससे प्लांट्स गल जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो स्विंग बास्केट मेथड, है ना, वो फिर आती है बात राहत की। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्स वगैरह चारों तरफ एक सर्कल में घूमते रहते हैं और बकेट से पानी निकलता रहता है। रोप एंड बकेट वाला पुली विद अ पुली, ये सिस्टम तो आपने देखा होगा। कुएं में एक चक्री लगी रहती है और उससे हम बकेट से पानी निकालते हैं। ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं। बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन का एग्जाम्पल आपको अपने स्कूल में भी देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि स्कूल के गार्डन में स्प्रिंकलर लगा हुआ है, वो एक समय पर 2 साइड्स में पानी डालता है और फिर वो टिल्ट होता है, घूमता है, फिर बाकी के 2 एरियाज़ में पानी डालेगा, है ना। और इससे क्या होता है, ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता प्लांट्स को और जितना पानी दिया है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल से। ड्रिप इरिगेशन ऐसा मेथड है कि जहाँ पर एक एक बूंद पानी प्लांट्स के रूट्स में जाती है और यहाँ वेस्टेज का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। इरिगेशन के बाद आता है वीडिंग। वीड्स क्या हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, जो कि क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो हो जाते हैं। तो इन्हें रिमूव करना, अनवांटेड प्लांट्स को जो क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं उसे वीडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल है पैराथेनियम, एमेरेंथस, चौलाई या चंदलाई बोलते हैं जिसको, ठीक है, सिनोपोडियम, बथुआ, ये सब क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि मेन क्रॉप के साथ ग्रो होते हैं। ग्रास और वाइल्ड ओट्स भी ग्रो हो जाते हैं। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग केमिकल्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको हाथ से उखाड़ करके भी फेंक सकते हैं या फिर केमिकल्स का भी सहारा ले सकते हैं। अब बारी आती है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, है ना, ये हमारा 6th मेन पॉइंट है। क्रॉप्स आर ईटन और डैमेज बाय पेस्ट लाइक rodents यानी कि रैट्स एंड इंसेक्ट्स, लुकस, टर्माइट्स एंड वीविल्स, ठीक है। लुकस जो होती हैं वो क्या करती हैं, दे ईट लीव्स। फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेम में छेद बना करके स्टेम को सारा खोखला कर देते हैं। अब स्टेम खोखली होगी तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट सारे प्लांट्स को नहीं पहुंचेंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएगा। टर्माइट्स क्या करते हैं, रूट्स को ही खा जाते हैं। तो जब रूट्स ही नहीं रहेगी तो आगे प्लांट्स कैसे डेवलप हो सकता है। और अभी आप इस समय आप सुन भी रहे हो, है ना, कि लुकोस्ट बहुत सारे आकर के हमारी फसलों को तबाह करके चले गए, ठीक है। क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस। और ये सब क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है। सो 2 मेथड्स हैं हमारे पास पेस्ट कंट्रोल करने की, एक केमिकल कंट्रोल मेथड है और दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, ठीक है। केमिकल कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड, साइड का मीनिंग होता है टू किल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स। अब इससे पता चल रहा है इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट्स को किल करना, फंगाई को किल करने के लिए जो केमिकल्स इसका इस्तेमाल करते हैं और रोडेंट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स की कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं, कार्बेल एंड मैलाथियोन। फंगीसाइड्स ये सल्फर एंड कॉपर सॉल्ट्स होते हैं इसमें। रोडेंटिसाइड्स में जिंक, फॉस्फाइड एंड एट्राजिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदे हैं हमें, दे किल द पेस्ट क्विकली, ठीक है, दे आर ईजी टू स्टोर एंड यूज़ और लार्ज वैरायटी में अवेलेबल है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि पेस्ट कैन डेवलप रेजिस्टेंस। कई बहुत समय तक हम एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो जो पेस्ट हैं उनको उस दवाई से फिर कोई केमिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेस्टिसाइड्स हमारे वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाती है। पेस्टिसाइड्स सॉइल के अंदर चला जाती है तो सॉइल और वाटर का पोल्यूशन भी करती है, हमारे फूड चेन में एंटर करके हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। दे कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल अपन लें कि घर में अगर बहुत चूहा हो जाए तो लोग क्या करते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, है ना, इस टाइप का मेथड। लेकिन यहाँ डिफरेंट होता है, यहाँ इंसेक्ट्स की बात की जा रही है। 7th मेन पॉइंट हमारा है हार्वेस्टिंग। इट इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप फ्रॉम फील्ड, ठीक है। तो जो
क्रॉप पक चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसको कट करके और उसको गैदर करना है, इकट्ठा करना है। और ये 2 तरीके से किया जाता है, मैनुअली एंड बाय कंबाइन हार्वेस्टर। तो जब हम अपने फूड क्रॉप को मैनुअली या हार्वेस्टर से काट लेते हैं, उसके बाद क्या करना पड़ता है, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिससे लूजन करते हैं हम फूड ग्रेन को, जो एडिबल पार्ट है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग स्केली लीफी स्ट्रक्चर यानी इनएडिबल चाफ। उसको या तो फ्लोर पे बीट किया जाता है या फिर एनिमल्स या फिर कंबाइन और हार्वेस्टर की मदद से इन सीड्स को उनके कवर्स में से निकाला जाता है। फिर विनोइंग की बात करें तो विंड विनोइंग की मेथड इस्तेमाल किया जा। इस मेथड में क्या किया जाता है, ग्रेन्स को उसके चाफ से सेपरेट किया जाता है। इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, एयर के सामने, है ना, फैन से हवा चला करके उसके सामने उसको रखा जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरने दिया जाता है। ग्रेन्स जो कि हैवी होते हैं वो नज़दीक में गिरते हैं, चाफ जो कि हल्के होते हैं वो दूर जा कर के गिरते हैं और 2 बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, है ना, ग्रेन के और चाफ के। इस तरीके से हम थ्रेशिंग और विनोइंग कर लेते हैं। अब जब हमने ग्रेन निकाल लिया तो स्टोरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स हैव टू बी प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। ऐसा तो नहीं कि आज ज़रूरत है आज ग्रो कर लो और आज ही निकाल के खा लो। मेथड्स ऑफ स्टोरेज की बात करें तो ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन एंड देन पैक्ड इन बैग्स और बीन्स बिफोर बीइंग स्टोर्ड इन ग्रैनरीज। बड़ी बड़ी ग्रैनरीज हैं गवर्नमेंट की जहाँ पर इन्हें रखा जाता है ना। तो अच्छे से सूखे होने चाहिए। अगर वो गीले अगर गीले होंगे तो क्या होगा, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस लग सकता है। और ख़राब वाले ग्रेन, अगर हम गेहूँ लेने जाएँ, वीट लेने जाएँ और आपको ब्राउन कलर के बदले में ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की मिले तो क्या आप उसको ख़रीद कर लाएंगे? नहीं लाएंगे, है ना। तो सन ड्राइंग हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डैमेज बाय रोडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, बड़े बड़े ग्रेन सिलोज बने हुए हैं। दे आर स्पेशली डिज़ाइंड लार्ज कंटेनर्स फॉर बल्क स्टोरेज। बल्क में स्टोर करना, लार्ज अमाउंट में स्टोर करना, और वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है। प्रोटेक्शन रोडेंट से, बर्ड से और पेस्ट से भी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बारिश नहीं हो पाती है ना, तो क्या करना है, हमें लोगों के खाने के लिए तो स्टॉक रखना है, लेकिन सीड के लिए भी या अगले सालों के लिए भी कुछ स्टॉक हमें स्टोरेज के हिसाब से, शॉर्टेज के हिसाब से भी संभाल के रखना है। अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हो जाएगी। और ऐसे स्टॉक को जो हम संभाल के रखते हैं उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री। सो इकोनॉमिकली यूजफुल फार्म एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज लाइवस्टॉक। इनकी ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइवस्टॉक फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो कितने तरह के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, है ना, उन्हें मिल्क कैटल या फिर डेयरी एनिमल्स भी कहा जाता है, जैसे काउ, बफेलो एंड गोट एक्सेट्रा। फिर दूसरे हो जाते हैं मीट यील्डिंग एनिमल्स। तो इसमें आ जाता है आपका पिग, शिप, बोट, गोट, कैटल, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, एग्स की बात करें तो एग यील्डिंग एनिमल्स कौन से हो गए, पोल्ट्री एनिमल्स जैसे कि हैन, डक एक्सेट्रा। कुछ एनिमल्स वुल और स्किन भी हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, कैमल है। इनसे वूल भी मिलता है और स्किन, जिससे हमारे बैग्स, शूज़ वगैरह सब बनाए जाते हैं। हनी हमें देता है हनी बीज, सिल्क देता है सिल्क वॉर्म, पर्ल देता है ऑयस्टर्स, है ना। और कुछ एनिमल्स जो कि ये सब चीज़ें हमें नहीं देते हैं लेकिन हमारे लिए काम करते हैं, है ना, उन्हें ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है, जैसे डंकी, हॉर्स, बफेलो, कैमल, ऑक्सन एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स, चैप्टर के सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है और आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू।